हेलो हेलो हेलो। कल हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था क्या? ओके। हाँ, शांत शांत। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा था। आज हमें उसी को कंटिन्यू करना है। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ही कंटिन्यू करना है। सब में थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा हुआ है और आज समराइज हो जाएगा ये। और आज ही हम लोग नोमेनक्लेचर भी करेंगे। शांत, आवाज नहीं। ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसमें कुछ हो गया है, कुछ बाकी है, और नोमेनक्लेचर आज हमें स्टार्ट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर में हमने कल कर लिया था, वो एक्स मान की और वैल्यू निकाल रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर का नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी कर रहे थे। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एक फॉर्मूला था, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह से आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा था। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स आ जाएं, मतलब केटाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वो आपको आज सीखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ चीजें याद करने की है। 99% चीजें तो कल मैंने बता दिया था, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी से आ जाएगा। कुछ चीजें याद करने की है, वो याद करना होगा, वो आज पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर से ही करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर पे आएंगे, और फिर सिज्विक रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए हेडिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपको मेमोराइज करना है, 3 ही है, ज्यादा नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जो मेमोराइज करना है वो आपको लिखना है, और इसी के हेल्प से दोनों कॉम्प्लेक्स अगर है तो कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसी के हेल्प से निकलेगा। लिखो, अगर मान लो आपके पास, वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। लिगेंड का नंबर से अगर हम डेंसिटी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लीजिए +3 आयन ऑफ 3D सीरीज है, +3 आयन ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज का मतलब समझ रहे हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक की बात कर रहे हैं। स्कैंडियम से जिंक वाले एलिमेंट्स अगर +3 शो कर रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा +6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। रीजन समझो, ऐसा बोला जाता है कि जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर है उसका डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई +2 चार्ज दिखा रहा है तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा, 4। अगर +3 है तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कर, 6। ये 99% केसेस में वैलिड है, हर जगह वैलिड नहीं होता है, 99% केसेस में वैलिड होता है। जैसे कि यहां पे अगर 3D सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज यानी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक अगर कोई एलिमेंट +3 शो कर रहा है तो उसका डबल कर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखूं स्कैंडियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सीधा डबल कर देना 6। अगर मैं बोलूं टाइटेनियम +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। वैनेडियम +3 6। तो ऐसे करके आपके पास आयरन +3 6। तो जितने भी +3D सीरीज वाले हैं अगर वो +3 आयन शो कर रहे हैं तो उसका डबल कर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। या फिर अगर आपके पास प्लैटिनम +4 में हो तो भी वो 6 ही दिखाएगा। ये याद करने का ट्रिक है, ये याद करने का चीज है। या फिर पैलेडियम आपके पास +4 हो तो भी आपके पास +6 दिखाएगा। तो प्लैटिनम और पैलेडियम +4 वाले डबल करने से क्या होते हैं, 8 होते हैं। बट आपके पास मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपके सिलेबस में वो 6 है, तो आपको 6 की तरह याद करना है, इन दोनों का एक्स्ट्रा में याद कर लेना है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो मैं Ag+ Cu+1 या Au+1 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो डबल कर दो, तो डबल कर दो कितना आ रहा है इसके पास, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कल वाले मेथड से भी आपका आएगा लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी से। अगर मान लो नंबर ऑफ लिगेंड नहीं पता है या डेंसिटी नहीं पता है
तो कैसे निकालोगे? तो सीधा आयन देख के भी आप बता सकते हो। अगर 3D सीरीज का है और +3 में है तो डबल कर दो, या फिर 2 एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, प्लैटिनम और पैलेडियम का। ये अगर है तो आपके पास +6 दिखाएगा। अगर कोई +1 में है, Ag+1, Cu+1, Au+1, ये सब कहां होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिखाएगा। मान लो Pt+2 या Pd+2 हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाओगे? डबल कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर इसका डबल कर दो, तो सीधा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये आप याद कर लेंगे और इतना ही इंपॉर्टेंट है। इतने ही से सवाल आएंगे, इसके आगे वाला सवाल नहीं आएगा। ठीक है, एक आध केसेस है निकल के जो क्वेश्चंस में करेंगे, तो ये साथ में आप नोट डाउन करते चलिए, फिर मैं इसी से रिलेटेड आपको ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें आप एक और ऐड कर लीजिए, क्रोमियम +6। इसमें आप एक और ऐड कर लीजिए, क्रोमियम +6। फिर इसमें भी आप Fe+ भी ऐड कर लीजिए, Fe+2। डबल करने से कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है, यहां से आ जाएगा। या फिर अगर आपको मान लो जिंक +2 दिया हो, कैडमियम +2 दिया हो, या मरकरी +2 दिया हो, +2 वाले सबका +4 डबल कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। जितने भी +2 वाले हैं उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अलग से रूल नहीं है, सीधा डबल कर दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आएगा। +1 वाले में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डबल कर दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। और यहां पे बस ये वाला स्पेशल केस है, इसको आपको याद करना है अलग से। Pt+4, Pd+4 और क्रोमियम +6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब मैं आपको कल ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले में स्टार लगवा दिया था कि कल पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे, इसीलिए कि ये जब पढ़ लेंगे ना तो वो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन लिख देता हूं पहले मैं वो वाला, फिर अगर मान लो दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, केटाइन भी और एनाइन भी, अब आपको बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सेंट्रल मेटल एटम का। जब तक एक कॉम्प्लेक्स था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, एक्स मान के कर पा रहे थे, लेकिन अब दोनों ही आ गया, अब कैसे करेंगे ये सोचना है। दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं। ये 4 क्वेश्चन आपके पास लिखे गए हैं, चारों में आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जब तक एक सेंट्रल मेटल एटम है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका चार्ज सम करके 0 के बराबर करना है, आंसर आ जाएगा। जब यहां है तो कैसे करोगे? अब बोर्ड पे देखो सब लोग,
दो तरीके हैं इसको करने का। एक है कि हिट एंड ट्रायल मान लीजिए, मान के आपको चार्ज वैलिडेट करना होता है कि मान लीजिए प्लैटिनम किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अभी आपने देखा प्लैटिनम +4 में भी हो सकता है और 2 में भी हो सकता है। तो आपको हिट एंड ट्रायल की तरह वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। एक बार प्लैटिनम +2 रखना पड़ेगा, फिर +4 रखना पड़ेगा, फिर वैलिडेट करना पड़ेगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, वो बार बार आप करेंगे, एक गलत एक सही फाइंड करेंगे, तब तक तो कंपटीटर कहां आगे निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक अपनाना है इसमें। देखो प्लैटिनम यहां पे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है प्लैटिनम का, 4 इंटू मोनोडेंटेट 4 हो रहा है। और प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 दिखाता है? प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कब 4 होता है? प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या +2 में 4 होता है? सीधा मतलब है यहां पे प्लैटिनम +2 में, खत्म। इतना सोचना ही नहीं है कि +2 होगा +4 होगा क्या होगा। आप सीधा देखो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 4, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है? +2। अब उसमें आओ, इस वाले ब्रैकेट में प्लैटिनम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होकर? +2, यानी कि दोनों जगह प्लैटिनम +2 में हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब दूसरे वाले मेथड से करेंगे, कम से कम 3-4 मिनट आपका चला जाएगा, क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों को बार बार रखना है, उतना टाइम अपने पास नहीं है। सीधा देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा? सीधा आंसर। अब आपसे मान लो पूछा जाए कि पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज होगा। वो सेंट्रल मेटल एटम नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। +2 कैसे देखो, क्या प्लैटिनम का तो चार्ज निकल गया है, लिगेंड का चार्ज कितना है? 0। भाई लिगेंड न्यूट्रल है, तो इस टोटल को जोड़ दो, वही तो चार्ज यहां पे लिखा जाता है। अंदर का पूरा चार्ज जोड़ के ही तो ब्रैकेट में आता है, तो सीधा आ गया +2। यहां पे आ जाओ, इस प्लैटिनम में कितना है? +2। लिगेंड का चार्ज कितना है? -4। तो इस ब्रैकेट में कितना आएगा? टोटल जोड़ दो अंदर वाला, सीधा आ गया। तो आप देखो यहां पे सेंट्रल मेटल एटम पे भी चार्ज आ गया, लिगेंड का भी चार्ज आ गया, ब्रैकेट का भी चार्ज आ गया। सीधा शॉर्ट ट्रिक से करिए, जैसे नीचे वाले में अप्लाई करते हैं। देखो नीचे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 बनाता है? +4 में बनाता है, तो यहां पे इसका मतलब प्लैटिनम +4। उस वाले में जाओ, प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बना रहा है ये? क्या ये +2 आएगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है 4। तो यहां पे प्लैटिनम +4 में, वहां प्लैटिनम +2 में। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे पूछा जाए, मान लो ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज बताइए, तो यहां पे +4 है, अमोनिया की वजह से 0 है, इसकी वजह से -2 है, ओवरऑल कितना हो गया? +2। वहां पे कितना आएगा? +2 और -4 कितना आएगा? -2। ये फिक्स है कि इस ब्रैकेट का चार्ज और इस ब्रैकेट का चार्ज मिलकर 0 हो जाएगा, न्यूट्रल होना है। ओवरऑल पूरा कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल। तो पहले वाले ब्रैकेट का चार्ज +2, यहां -2, ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल। यहां भी +2 और इसका -2, ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल। चलो नीचे वाले में फाइंड करते हैं, इस थर्ड वाले में। थर्ड वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। एजी के किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है? +1, यानी कि एजी क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट वहां जाओ, यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। एजी का कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है? +1। अगर मुझे ब्रैकेट का चार्ज पूछ ले तो ये +1 है, ये लिगेंड क्या है? 0। तो पूरा चार्ज सम करके कितना आ रहा है? +1। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ये +1 है तो सीधा लिख सकता हूं ये -1 होगा। जोड़ के भी देख लो, ये +1 है, ये -2 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? -1। सिंपल। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर में हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से नहीं करना है, ये अपना शॉर्ट ट्रिक ऐसे कर लेना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब इसमें आओ, इसमें ध्यान देना, इसमें पहले वाले में होल थ्राइस लिखा है, यानी कि ये इस टाइप का है। MgCl2 हम लोग लिखते हैं ना, ये सबस्क्रिप्ट में नंबर आता है ना, उस टाइप का नंबर है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखना जरा बोर्ड पे। अगर मान लो मेरे पास MgCl2 लिखा गया है, इसका क्या मतलब होता है? MgCl2 मान लो अगर आपके सामने लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो होता है कि एक Mg+2 है और 2 Cl- है, यही मतलब है। एक Mg+2 और 2 Cl-। मान लो आपके पास लिखा गया है AlCl3, तो इसका क्या मतलब है? एक एल्युमिनियम +3 है
और 3Cl माइनस है, यही मतलब है। वहां भी यही समझना है आपको, बस उसका इंटरप्रिटेशन आपको समझ आना है। वहां भी वही है, ये 3 टाइम्स ऑफ कोबाल्ट Cl2 अमोनिया होल 4। देखो Cl के नीचे 3 है तो क्या 3 टाइम्स Cl लिख दिया, यहां पे इस ब्रैकेट के नीचे 3 है तो क्या 3 टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया, और वो तो सेम है, वो तो एज इट इज आ जाएगा CrCN6। बस उसको इंटरप्रिटेशन समझ लेना, इसको इस तरह से पलट के लिख लेना है, बाकी सब सेम है। अब जरा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 2 और 4 6 आ रहा है, तो कोबाल्ट कब कोऑर्डिनेशन नंबर 600 करेगा, कोबाल्ट कब कोऑर्डिनेशन नंबर 600 करेगा, लिखा है ना +3 वाले 3D सीरीज 6 से उसको करते हैं, तो कोबाल्ट +3 3D सीरीज का ही तो है। आप ऐसे भी देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका आधा ऑक्सीडेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है उसका आधा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशल केसेस। ठीक है, तो ये +6 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3। वहां पे चले जाओ, क्या ये क्रोमियम है, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। अब 3D सीरीज का है, 3D सीरीज का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, +3। अब एक यहां पे कंफ्यूजन आ सकता है, अब एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अभी अभी आपने लिखा क्रोमियम +6 का 6 होता है, ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं, ये स्पेशल केसेस हैं, इसको याद करना है कि क्रोमियम +6 भी 6 ही दिखाता है, बट इन जनरल क्या लिखा है मैंने, +3 आयन ऑफ 3D सीरीज विल शो 6। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ हो क्रोमियम +6 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो वो भी 6 ही होगा, 12 मत बोल देना, डबल करके नहीं बोलना है, ठीक है। जिसका भी एब्रप्ट आ रहा है वो मैंने यहां पे साइड में लिख दिया है, जिसका भी अलग से आ रहा है वो मैंने साइड में लिख दिया है। बट आपको जनरल रूल क्या है, 3D सीरीज में कौन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, जो +3 वाले हैं। तो क्या क्रोमियम भी 3D सीरीज का है, हाँ, क्रोमियम भी 4th पीरियड का है, 3D सीरीज का है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कब 6 शो करेगा, जब वो +3 में होगा, तो क्रोमियम क्या हो गया, +3 में। अच्छा, पहले ब्रैकेट का चार्ज निकालो, ब्रैकेट का चार्ज निकालो, क्या यहां पे -2 आ जाएगा, अमोनिया की वजह से न्यूट्रल आ जाएगा, ओवरऑल कितना हो गया, +1 होगा या +3 होगा, भाई +3 होगा ना, एक ब्रैकेट पे आ रहा है +1, यहां तो 3 है ना, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल, +3। यहां पे कितना आना चाहिए, -3। आप चेक भी कर सकते हो, ये +3 है, ये -6 है, कितना हो गया, -3। आए समझ में, क्लियर है। ये क्रोमियम +6 वाला ये स्पेशल केस है कि ये कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रोमियम +6 का ऑक्सीडेशन सॉरी क्रोमियम +6 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो आप बोल देना 6। लेकिन अगर मान लो आपको यूज में पूछा जाए कि क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब शो करेगा, सीधा आंसर है +3 आयन ऑफ 3D सीरीज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी तक एक बार इस टाइप के सवाल आए हैं, वो भी ये आया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है, केवल एक एग्जांपल एनसीईआरटी में है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एनसीईआरटी में, इसके बाहर एनसीईआरटी नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन आया है जो कि ये पूछा था, अब जो मैक्सिमम वो पूछ सकता है, ठीक है, इसमें ज्यादा वैरायटी बनते नहीं है। निकालना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ, कुछ पूछना, इसको यहां पे आप अगर क्रोमियम +6 रखते भी हो तो आप देखो क्यों नहीं होगा, अगर मान लो क्रोमियम +6 रख दिया तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ब्रैकेट का चार्ज 0 हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल करना है, तो यहाँ +3 है तो यहाँ -3 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी आप नहीं रख सकते +6 वहां पे, यूज नहीं होगा, यूज इसका होगा, इस वाले का, ये जनरल केस है। ठीक है, वो इसलिए लिखा है कि मान लो कभी कोई पूछ ले कि क्रोमियम +6 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दैट इज आल्सो 6, बट वो यूज कहीं नहीं आएगा। सेकेंड नंबर ये वाले में, इसमें क्या डाउट है, हाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है प्लैटिनम का, तो प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहां दिखा रहा है, +4 में, प्लैटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो लिख दिया प्लैटिनम +4। ठीक है, यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 Ag का कब आ रहा है, +1 में,
लिख दिया। तो कॉम्प्लेक्स वाले केस आपको करा दिया। कॉम्प्लेक्स वाले केस में भी आपके पास इस तरह से आंसर आएगा। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। कुछ स्पेशल केस अलग से याद रखना है, इसको याद रखने से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलो अब लिखो सिज्विक रूल, फटाफट लिख लो। कल आपको एक ऑब्जर्वेशन लास्ट में बताया था कि सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या तो 36 या 36 के बराबर आ रहा था या आसपास आ रहा था, यही बताया था। उसी से रिलेटेड है सिज्विक रूल। सिज्विक रूल का ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2023 में। हो गया हो गया हो गया। चलो कल तुम लोगों को कुछ मिला? नहीं मिला? कुछ तो मिला होगा यार। नहीं मिला? कैसे भूखड़ लोग हो यार। नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसे ही पूछ रहा था। हम दिलवा दें? हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, बहुत गरीब मास्टर हैं हम। सबसे कम पैसे लेता हूं मैं पढ़ाने के यहां पे। सब कह रहे हैं कि अच्छा, इधर आओ। हो गया हो गया हो गया। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद लिखो सिज्विक रूल। सिज्विक एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था, उसी रूल को अपने को पढ़ना है। सिज्विक रूल आई। सिज्विक रूल क्या है? एक साइंटिस्ट थे सिज्विक, इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन ये दिया कि इनर्ट गैस स्टेबल होता है, शांत, इनर्ट गैस स्टेबल होता है। तो जैसे सेंट्रल मेटल एटम जो है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो भी तभी स्टेबल होगा जब वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए। सिज्विक ने बहुत सिंपल सा रूल दिया कि जैसे इनर्ट गैस स्टेबल है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब स्टेबल होगा जब उसका सेंट्रल मेटल एटम भी इनर्ट गैस जैसा हो जाए। जैसे मान लो, मैंने एक फेवरेट एग्जांपल कल भी आपको बताया था, K4FeCN6, ये एग्जांपल है। इन्होंने बोला कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब स्टेबल होगा जब इसका सेंट्रल मेटल एटम ये इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक, जब ये स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक इनर्ट गैस, जब ये इनर्ट गैस जैसा बिहेव करने लगेगा, तो जैसे ही इनर्ट गैस हुआ क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो सिज्विक ने बहुत सिंपल सी रूल दी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम अगर इनर्ट गैस जैसा हो जाए तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल माना जाएगा। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में समझो, इनर्ट गैस जैसा हो जाए यानी कि इनर्ट गैस जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाए। इनर्ट गैस जैसा हो जाए यानी कि इनर्ट गैस के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते उतना ही इसके पास भी हो जाए, तो स्टेबल हो जाएगा। तो 3D सीरीज में यानी कि फोर्थ पीरियड में जो इनर्ट गैस होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 36। ठीक है,
फर्स्ट पीरियड वाले के पास 2, सेकेंड पीरियड वाले के पास 10, 18, 36, 54, 86, 118, यही होता है। तो फोर्थ पीरियड वाले के पास कितने इनर्ट गैस के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं? 36। तो इसने बोला कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास भी 36 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। व्हाट इज सेजविक रूल? सेजविक ने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी स्टेबल इफ सेंट्रल मेटल एटम बिहेव्स लाइक इनर्ट गैस। अगर सेंट्रल मेटल एटम इनर्ट गैस जैसा बिहेव करने लगे, और सेंट्रल मेटल एटम इनर्ट गैस जैसा बिहेव करने लगे, उसका मतलब कि सेंट्रल एटम के पास भी 36 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 36 इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोला था? टोटल इलेक्ट्रॉन फाउंड विथ सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पाएगा, यही तो था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहां पे इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक इनर्ट गैस, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाए इसका? 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाए इसका? 36। तो लिखो व्हाट इज सिजविक रूल? अकॉर्डिंग टू सिजविक, according to Sidgwick, if effective atomic number of central metal atom is 36, then that coordination compound is stable. अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जा रहा है, यानी कि इनर्ट गैस जैसा हो जा रहा है, तो फिर वो वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इनर्ट गैस स्टेबल है तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। फिर लिखो बट, बड़े बड़े उसमें कैपिटल लेटर में, बट दिस रूल फेल्ड। बट ये रूल बेटा फेल हो गया, बुरी तरह फेल हो गया। बट दिस रूल फेल्ड। अब पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि महान साइंटिस्ट ने खोज किया हुआ, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से सिजविक पे आज तक एक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि ये बहुत ही बकवास रूल है। उसने सीधा कुछ, इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ दिमाग लगाया होगा, लग रहा है यूपी बिहार का साइंटिस्ट की तरह काम किया है, बिना दिमाग लगाए कुछ दे दिया अपना। तो अकॉर्डिंग टू सिजविक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर 36 है तो वो कंपाउंड को स्टेबल बोल दिया जाएगा। कोई लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं था, सीधा जैसे हम लोग करते हैं ना, कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा, वही इसने भी किया, बोल दिया। लेकिन ये रूल फेल हो गया। ये रूल कहां फेल हुआ आइए बताता हूं। K4FeCN6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कल निकाला था, अभी भी आप निकाल के बताइए। फिर K3FeCN6, इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकाल के बताइए। तो जब आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो कैसे निकालते थे? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट से कंफ्यूज नहीं होना, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन। Z कितना है? 26, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, यहां पे आ रहा है आपके पास 36। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना है? 26, ऑक्सीडेशन नंबर 3, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि आएगा आपके पास 35, आएगा 35। तो सिजविक के हिसाब से स्टेबल कौन होना चाहिए? K4FeCN6। सिजविक के हिसाब से वही स्टेबल होगा जिसका एटॉमिक नंबर 36 होगा, और ये तो अनस्टेबल होगा। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड K3FeCN6 इज स्टेबल। एक्सपेरिमेंटली कौन स्टेबल होगा? K3FeCN6। यहीं पे ये रूल फेल हो गया था। तो लिखो यहां पे अकॉर्डिंग टू सिजविक, सिजविक के हिसाब से K4FeCN6 शुड बी स्टेबल। ये स्टेबल होना चाहिए था, बट ये रूल फेल हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि K3FeCN6 इज स्टेबल।
तो ये वाला एग्जाम्पल था जिसमें रूल फेल कर गया। लेकिन ये रूल इसलिए आज तक पढ़ते हैं क्योंकि एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है जहां पे ये हर जगह वैलिड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में ये रूल हमेशा वैलिड होता है। जैसे दिस रूल, दिस सेज्विक रूल हमेशा वैलिड होगा फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। ये सिज्विक रूल हमेशा वैलिड होगा फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। एग्जाम्पल NiCO4, यहां पे आप कैलकुलेट करोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। FeCO5, यहां पे भी आप कैलकुलेट करोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। CrCO6, यहां भी आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करो, तीनों का। NiCO4 जब आप कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। अच्छा, FeCO5 का निकालो, इसका भी 36 आ रहा है। Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा 0 आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 36। तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये हमेशा वैलिड था कि जहां जहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल बोल दिया गया। जहां जहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा था, ये कंपाउंड स्टेबल बोल दिया गया। सिज्विक रूल ये बताता है कि कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल कैसे है? अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ जाए, स्टेबल है। ये रूल हर जगह वैलिड नहीं था, इसलिए फेल हो गया। लेकिन ये एक स्पेशल कंपाउंड में वैलिड है। कौन सा कंपाउंड है वो? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल में हमेशा वैलिड है। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए तो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेना। जिसका 36 है वो स्टेबल है, जिसका 36 नहीं है वो अनस्टेबल है। कार्बोनिल कंपाउंड जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है वो स्टेबल होगा, और जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं है वो स्टेबल नहीं होगा। अब हमें वो पढ़ना है कि मान लीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 ना हो तो क्या होगा। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 ना हो तो अनस्टेबल है। लेकिन अनस्टेबल ही थोड़ी रहेगा, कुछ तो करेगा, कुछ तो अपने आप में चेंज करेगा, वो कोई रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लॉस, कुछ तो होगा। वो क्या होगा उसकी बात करने वाले हैं। और उसी से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया 2023 में। 2 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, सॉरी 3 क्वेश्चन। 2023 में इसके 3 क्वेश्चन थे। एक बहुत ही सिंपल सा पूछ लिया था, SCN माइनस का कलर। कलर हम लोग पढ़ेंगे अभी CFT में, ठीक है। उसका एक शॉर्ट ट्रिक में बनाता हूं, और उसी शॉर्ट ट्रिक से एक सवाल आया था कि SCN का कलर क्या है। SCN का कलर क्या है? ये लिगेंड है और इसका कलर पूछा हुआ था। इसका कलर होता है ब्लड रेड। ब्लड रेड ये पूछा हुआ था अभी जो हम कराने वाले हैं। और ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि इसका ना प्रैक्टिकल एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है। मूवी में जो ब्लड निकलने निकलने का दिखाया जाता है उसमें SCN ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, इसलिए पूछा गया है। प्रैक्टिकल तो एक बार पूछता ही है, एक ना एक एग्जांपल। एक और डायग्राम पूछा हुआ था, वो डायग्राम अभी 5 मिनट में आपके पास आएगा। हो गया यहां तक? SCN इसलिए मैं 2-3 बार बता देता हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कम से कम 4 to 5 टाइम्स आपको मिल जाएगा। कभी वो SCN डायरेक्ट देके पूछ लेता है, कभी वो FeSCN पूछ रहा है, कभी वो COSCN पूछ रहा है। पूछ SCN के बारे में रहा है। SCN अकेला हो या किसी के साथ हो हमेशा कलर देगा, वो भी ब्लड रेड। ठीक है, चलिए लिखो। लिख लिया यहां तक?
तो सिज्विक रूल में आपके पास ये हुआ कि जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है वो स्टेबल है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, और जिसका नहीं है वो अनस्टेबल है, और जिसका नहीं है वो स्टेबल होना चाहेगा। कैसे होगा? या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डाइमर। तीन तरीके हैं स्टेबल होने के, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या तो डाइमर बनाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? रिडक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और दूसरा या तो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा या डाइमर बनाएगा। लिख लीजिए अब, इफ नोट, सिज्विक रूल के आगे नोट, अगर आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफ EAN इज नॉट इक्वल टू 36, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 के बराबर नहीं है, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइदर अंडरगोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख दूं? ऑक्सीडेशन। आइदर अंडरगोज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख देंगे? रिडक्शन। या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या तो उसका रिडक्शन होगा और डाइमर बना लेगा। या तो ऑक्सीडेशन, या तो रिडक्शन, या तो डाइमेराइजेशन। इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू 36, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, या तो रिडक्शन दिखाएगा, या तो डाइमेराइजेशन दिखाएगा टू बिकम स्टेबल। स्टेबल बनने के लिए आपके पास ये तीन तरीके हैं। अब इसमें पूरा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, जितने एनसीईआरटी के एग्जांपल है केवल वही पढ़ने हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपके पास दिया जा रहा है MnCO5, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप पहले निकाल के बताइए। MnCO5 कार्बोनिल कंपाउंड है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। MnCO6 के बारे में भी बताना है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता देना है। फिर कोबाल्ट CO4 के बारे में बताना है, कोबाल्ट के कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बताया गया है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आइए निकालते हैं साथ में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z कितना है इसका? 25। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या 5 है? कितना आ रहा है? 35। अब देखो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं है, तो क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। अब चूंकि ये अनस्टेबल है तो कुछ तो करेगा स्टेबिलिटी के लिए। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, भाई इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 35। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन। तो Mn के पास अभी 35 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसमें क्या करा दूं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 36। तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा? तो इसके पास 35 है, स्टेबल होने के लिए ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो क्या हो गया? ये रिडक्शन। ऐसे स्पेशीज जो खुद का रिडक्शन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऐसे स्पेशीज जो खुद का रिडक्शन कर ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जो खुद का रिडक्शन करेगा वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सामने वाले के लिए एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। जो खुद का रिडक्शन करे वो सामने वाले के लिए ऑक्सीडेशन करेगा, और इसलिए MnCO5 को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे स्पेशीज याद रखेंगे जो खुद का रिडक्शन करेंगे उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अच्छा, अब आ जाओ, एक इसका हम वो कराते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का गेन का मतलब क्या हुआ? MnCO5 था, इसमें माइनस डाल दिए,
MnCO5 माइनस, एक MnCO5 न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, क्या हो जाएगा MnCO5 माइनस। अब निकालो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट अब कितना आ रहा है -1, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है -1, तो Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या आप 36 आ जा रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके फायदा हो गया, रिडक्शन करके फायदा हो गया। आपके पास जेई में क्वेश्चन आया था, जेई मेंस के अंदर, कि MnCO5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि MnCO5 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से कम है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा, वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो सामने वाले के लिए रिडक्शन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहां निकालो, इसका इफेक्टिव नंबर जब निकालोगे कितना आ रहा है, तो Mn का आ रहा है 25, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया टोटल 37। अब ये 37 है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, लॉस करेगा, तो यहां पे आ गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या मैं लिख दूं, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसे स्पेशीज या ऐसे कंपाउंड जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से कम आ रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा आ रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो MnCO6 होल प्लस आ जाएगा। इस पे जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे 25 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 5, ये आ जाएगा आपके पास 36। तो यहां पे अपन एक नोट लिखेंगे, नोट, इफ अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेस देन 36 आए तो क्या बोल देंगे उसको, क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेस देन 36 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, और अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 36 है तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेस देन 36 है तो अलग, ग्रेटर देन 36 है तो अलग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और मान लो अगर इक्वल टू 36 है तो स्टेबल ही है, तब तो कुछ नहीं करेगा, नॉन रिएक्टिव। अगर 36 हो गया तो कंपाउंड स्टेबल है। तो जेई वाले बच्चों को यह रटवा दिया जाता है। आप लोग एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ना तो है ही आपको भी। कोबाल्ट का कार्बोनिल कंपाउंड, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना। कोबाल्ट CO होल 4, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 35 आ रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना होता है 27, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 27 प्लस 8 35 आ रहा है। क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया रिडक्शन। और अब तो आप बता सकते हो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो दिस इज कोबाल्ट, यहां पे आ जाएगा कार्बोनिल होल 4, और ये आ जा रहा है आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस आया। अब आ जाइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, इसका निकालते हैं तो Z इज इक्वल टू 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 प्लस
2 इंटू 4, क्या 36 आ जा रहा है? तो अभी हमने देखा 3 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, तो तीनों एग्जाम्पल आपको करा दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो डाइमर बना लेते हैं। स्टेबिलिटी के लिए केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है ना कि या तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो डाइमर बना लेगा। बनाना बॉन्ड पूरा एग्जांपल है, डाइमराइजेशन ही तो है बनाना बॉन्ड, तो डाइमर बना लेगा। अब जो ये COCO4 है, कोबाल्ट का कार्बोनिल कंपाउंड, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज CO कोबाल्ट एंड दिस इज CO कार्बोनिल। तो कोबाल्ट का जो कार्बोनिल कंपाउंड है, या तो ये ऐसे बिहेव करेगा या फिर ये डाइमेराइज हो जाता है, डाइमेराइज हो जाता है, और डाइमेराइज होके ये कोबाल्ट होल ट्वाइस और कार्बोनिल होल 8 बना लेता है। उसी तरह MnCO5 ये भी कभी कभी डाइमेराइज होके आपके पास Mn होल ट्वाइस CO10 बना लेता है। यही पूछा था लास्ट ईयर, Mn2CO10 का करेक्ट डायग्राम पूछा हुआ था, सेलेक्ट करना था, सेक्शन बी में था। चलिए उसके बाद वन मोर एग्जांपल इज Fe2CO9। वन मोर एग्जांपल इज Fe2CO9। इसका रिएक्टेंट नहीं होता है, ये एक एग्जांपल ही है, ये कोई डाइमेराइज होकर नहीं बनता है, वो बस इस टाइप का सिमिलर कंपाउंड है। अभी इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको पता पड़ना है, CO2CO8 का, Mn2CO10 का और Fe2CO9 का, तीनों का एग्जांपल आपको पढ़ना है। देखो CO2CO8 कैसे बनता है, तो बोर्ड पे देखना, दो कोबाल्ट है, दोनों कोबाल्ट को हमने ऐसे ऐसे बना दिया बगल बगल में, ठीक है। कार्बोनिल कितने हैं टोटल? 8, तो 4 इस पे और 4 उस पे, 4 कार्बोनिल इस पे देंगे, एक कार्बोनिल यहां टेट्राहेड्रल फैशन में देते हैं, 3 कार्बोनिल यहां आ गया, चौथा कार्बोनिल को मैं कहीं यहां लगा देता हूं CO को, 4 कार्बोनिल इधर आ गया, 4 कार्बोनिल को मैं यहां पे देता हूं, एक कार्बोनिल इधर, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा कार्बोनिल यहां। तो 2 कोबाल्ट है और 4-4 कार्बोनिल को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, और दोनों मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड पाया जाता है, मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड यहां पे बनता है, दिस इज डेल्टा बॉन्ड। ये कैसे हुआ होगा ध्यान दीजिएगा, एक ये कॉपी देना और एक भी कॉपी दो। डेल्टा बॉन्ड आपको समझाता हूं, देखो मान लो ये कोबाल्ट है, यार बड़ी शैतान लोग हो भाई, यार तुम पीछे से पढ़ चुके हो। देखो मैंने इसमें डेल्टा बॉन्ड, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है डेल्टा बॉन्ड, बस फील करने के लिए जरूरी है क्योंकि लास्ट ईयर वही पूछा हुआ था, नहीं जरूरी है। देखो ये मैंने कोबाल्ट बनाया, फील करो, ये कार्बोनिल, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कार्बोनिल ये दूसरा दिखा, ये तीसरा टेट्राहेड्रल वाला कार्बोनिल और ये चौथा टेट्राहेड्रल वाला कार्बोनिल, ये 4 है, ठीक है। बीच में कोबाल्ट है, कोबाल्ट में O छोटा होता है और कार्बोनिल में O बराबर बराबर होते हैं, C के बराबर, ठीक है। तो ये बना लिया। सिमिलरली दूसरे कॉपी में ये बनाया हुआ है, इमेजिन कर लेना है कि बना दिया ऐसा ही, ठीक है। फील करना है, मन की आंखों से देखो, इधर COCO4 बना हुआ है, इधर COCO4 बना हुआ है। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, ये पूरा CO4, ये दूसरा CO4, ये एक दूसरे से मोलिक्यूलर प्लेन में ओवरलैप करते हैं। ये एक प्लेन है अलग, कंपाउंड अलग है, ये एक प्लेन है अलग, दूसरा कंपाउंड अलग है, ये दोनों मोलिक्यूलर प्लेन में ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, तो दोनों कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड बनता है, और इसी बॉन्ड को हम लोग डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। बस इससे ज्यादा आपको समझना नहीं है। ये एक 3D कंपाउंड है, एक प्लेन में नहीं है, दिखने में ये प्लेन लग रहा है बट ये प्लेन में नहीं है,
ये प्लेन में नहीं है, ये एक 3 डायमेंशनल कंपाउंड है, और 3 डायमेंशन कंपाउंड में आपके पास ये डेल्टा बॉन्ड बना हुआ है। डेल्टा बॉन्ड इज, यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा बॉन्ड जो है वो मोलिक्यूलर ओवरलैप से बनता है। आपको क्या पूछा हुआ था वो भी बता देता हूं। आपके पास 4 कंपाउंड दिए गए थे, उसे पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड। ये मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, तो मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड इसी में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, Mn2CO10 में देखो 2 Mn है, मैंने 2 Mn को एज इट इज रख दिया। ठीक है, दोनों Mn को एज इट इज रख दिया। CO होल 10 है, कार्बोनिल 10 है, तो 5 कार्बोनिल यहां पे दे दिया, 1 2 3 4 और 5 कार्बोनिल यहां रख दिया, 1 2 3 4 और 5 कार्बोनिल यहां पे रख दिया। और जैसे यहां पे डेल्टा बॉन्ड बना है, सिमिलरली यहां पे भी एक डेल्टा बॉन्ड बनता है, या फिर आप इसको समझेंगे मेटल मेटल का सिग्मा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CO8 में कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा एग्जांपल है ना Fe2CO9, अब देखो यहां पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर कैसे रखोगे, तो ऑड नंबर में भी सिमिलर फैशन में बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगा। Fe बना लो, 9 में से 3 पहले डिवाइड कर दो, तो पहला CO यहां डाला, एक CO यहां डाल दिया, दूसरा यहां डाल दिया, तीसरा यहां डाल दिया, तो 3 CO मैंने 3 कार्बोनिल को डिवाइड कर दिया, तो 6 कार्बोनिल हो गए, बचे कितने, 3। अब इन तीनों को ब्रिजिंग कार्बोनिल की तरह आपको सजाना पड़ता है। पहला कार्बोनिल यहां, दूसरा कार्बोनिल यहां, और तीसरा कार्बोनिल भी ब्रिज में बनाया होता है। अब इसमें सवाल आया कि क्या इसमें मेटल मेटल बॉन्ड होता है या नहीं होता है। तो इन एवरी डाइमर कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हर डाइमर वाले में डेल्टा बॉन्ड होता है, हर जगह सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन आता है, या तो करेक्ट आपको डायग्राम चूज करना होगा, 4 डायग्राम बना के देगा, या फिर पूछता है क्या मेटल मेटल बॉन्ड बना है नहीं बना है। तो ये ध्यान रखिए, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डाइमर बना हुआ है तो हर जगह मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड या मेटल मेटल सिग्मा बॉन्ड बनेगा इन ऑल डाइमर, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। यही 3 आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, बना लीजिए इसको नोट, इन ऑल डाइमर, जितने भी डाइमर होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उन सब में मेटल मेटल बॉन्ड। तीनों एग्जाम्पल बना लीजिए, तीनों डाइमर बना लीजिए। हाँ, डेल्टा बॉन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड, सिलेबस में नहीं है डेल्टा बॉन्ड, बिल्कुल मतलब। ये 3 डायमेंशन में बाहर निकल रहा है प्लेन से। हाँ हाँ, वही ब्रिजिंग बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका IUPAC, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
हो गया? हो गया? लिखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नहीं हुआ है तो जल्दी लिखो। हाँ लिखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। हाँ क्या हो गया? ऑर्गेनिक में हो गया है। पानी दो यार, ये गंदा है बहुत बॉटल। हाँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक से बहुत अलग है। इसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है, पूरा डिफरेंट है। पढ़ने के लिए इसमें 11-12 रूल है, बट जितना रूल पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूजिंग होगा, उतना ही क्वेश्चन नहीं होगा। शांत। इसमें आपको मैं 5 रूल लिखवाने वाला हूं, 5 रूल्स। उसी 5 रूल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और हम लोग क्वेश्चन में ही आपके पास 20-25 क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्लास में ही, तो आपको कमांड भी आ जाएगा। सबसे पहले एक जनरल रूल की बात करते हैं कि जनरली आईयूपीएसी ने क्या आपको अलाउ किया गया है, कैसे नाम लिखना है। तो जैसे मान लो मैंने एक नॉर्मल कंपाउंड लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, एक नॉर्मल कंपाउंड लिया NaCl। नॉर्मल कंपाउंड लिया है NaCl। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलिए, ये तो 9th में पढ़ाया होगा, सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये आईयूपीएसी के हिसाब से आप लिखते हैं। आईयूपीएसी में पहले क्या लिखना होता है? पहले आईयूपीएसी में रूल है कि सबसे पहले आपको केटाइन का नाम लिखना है। बेटा आवाज नहीं। आपके पास आईयूपीएसी में रूल होता है कि सबसे पहले केटाइन लिखना है और फिर आपको एनाइन लिखना है। ये आईयूपीएसी का रूल है, बट आपको चूंकि नहीं बताया गया उतने अच्छे से, तो आप लोग रट चुके हो। जैसे मान लो आपको लिखना हो MgCl2, तो आप सीधा बोलोगे मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। आपको लिखा जाए CaCl2, आप बोलोगे कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपको बोला जाए CaOH होल्ट वाइज, तो आप बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप बाय डिफॉल्ट पहले केटाइन का नाम लिख रहे हो, फिर एनाइन का नाम लिख रहे हो, है ना। पहले आप केटाइन का नाम लिख रहे हो, फिर आप एनाइन का नाम लिख रहे हो। ये आईयूपीएसी का रूल है कि पहले आपको प्लस चार्ज जो केटाइन है उसका नाम लिखना है और फिर नेगेटिव चार्ज का नाम लिखना है। सेम रूल आपको यहां अप्लाई करना है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए तो पहले केटाइन लिखना है और फिर एनाइन लिखना है। ठीक है, तो जनरल रूल आपके पास यही कहता है कि कोई भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, जनरल रूल यही कहता है कि पहले किसका नाम होगा? फर्स्ट नेमिंग ऑफ केटाइन इज, फर्स्ट नेम ऑफ केटाइन इज रिटन।
ला के रख दो भाई। तो फर्स्ट नेम ऑफ केटाइन इज रिटन एंड देन नेम ऑफ अनायन इज रिटन। पहले केटाइन का नाम लिखना है और फिर एनायन का नाम लिखना है। नेम ऑफ अनायन इज रिटन। पहला केटाइन फिर एनायन, ये सबको पता है, दोबारा एक बार रिपीट कर लिया। अब मान लो आपके पास एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं, कैसे आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे इसका, K4FeCN6 का। हाउ यू विल राइट द नेम ऑफ दिस आईयूपीएसी। तो देखो यहां भी आपको केटाइन और एनाइन, गधा आदमी गर्म पानी लाके दे दिया। कैसे लोग हैं भाई। सैलरी नहीं मिला उसको तो मैं थोड़ी देता हूं सैलरी भाई। इधर आओ, बोर्ड 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 बोर्ड। कैसे लोग हैं भाई, तुम्हारे कितने बुरे दिन हैं, तुम लड़कों पे ये सब लाइन मार रहे हो। कितने बुरे दिन आए हैं भाई तुम्हारे। समझ सकता हूं मैं, अंदर से भरे पड़े हो, लेकिन लड़कों पे तो नहीं। चलो बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे भटको मत, बोर्ड पे आओ। भाई मुझे लग रहा है कि बाउंसर को यहीं रखना पड़ेगा, खतरा है इस क्लास में, है ना। बाउंसर यहीं खड़ा रहेगा तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, और तुम लोग लास्ट में ही ठीक हो। यहां बैठ गए उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चलो इधर आओ, बोर्ड पे देखो, ये आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर है, शांत। ये आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर है और ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहां पे आयोनाइजेशन स्फीयर में आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज +4 है, ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से पढ़ लिया है। और ये वाला जो पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, क्या वो -4 वाला पार्ट है। तो यहां पे भी जो नाम होगा, सबसे पहले इसका नाम होगा केटायन का, और फिर नाम लिखेंगे एनायन का। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल आया CuNH3 4Cl2, मान लो ये वाला एक। तो इसमें मुझे पता चल गया, सबसे पहले चार्ज निकाल लो। तो चार्ज निकालोगे तो ब्रैकेट के बाहर जाओ, -2 दिख रहा है, ब्रैकेट के ऊपर कितना आएगा +2। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, केटायन का। सबसे पहले ये वाले पार्ट का नाम होगा, फिर किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। तो रूल नंबर 1 इज वेरी क्लियर, चाहे कैसा भी कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल केटायन, या कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन, कैसा भी हो, कोई भी पार्ट कॉम्प्लेक्स हो, आपको क्या लिखना है, केटायन का नाम सबसे पहले लिखना है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ केटायन फर्स्ट। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसमें जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, यही आयोनाइजेशन स्फीयर है ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के बाहर केवल नेम ऑफ केटायन इज रिटन, नंबर इज नॉट रिटन। फिर से रूल, केवल इसका नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। आप इसको केवल पोटेशियम लिखोगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे। आप इसको केवल क्लोराइड लिखोगे, डाई क्लोराइड नहीं लिखोगे। तो इन आयोनाइजेशन स्फीयर ओनली नेम ऑफ केटायन इज रिटन, नंबर ऑफ केटायन इज नॉट रिटन। तो ये पहला रूल आईयूपीएसी का, एक तो जनरल रूल हो गया। फिर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 R1 करके लिख रहे हैं कि इन आयोनाइजेशन स्फीयर। अब आप पूछोगे क्यों ऐसा, क्यों नंबर नहीं लिख रहे हैं, तो बेटा इसके लिए आईयूपीएसी से मिलना पड़ेगा। आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में है। इन आयोनाइजेशन स्फीयर ओनली नेम ऑफ केटायन इज रिटेन, केवल नेम ऑफ केटायन लिखा जाता है, नंबर ऑफ केटायन इज, सॉरी, ओनली नेम ऑफ आयन, केटायन मत लिखो, आयन लिखो। ओनली नेम ऑफ आयन इज रिटेन, नंबर ऑफ आयन इज नॉट रिटेन। केवल नेम ऑफ आयन लिखा होता है, नंबर ऑफ आयन इज नॉट रिटन। ब्रैकेट में
एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे K4FeCN6 आप बना रहे हो, यहां पे आप सिंपली पोटेशियम लिखोगे, टेट्रा पोटेशियम इज नॉट अलाउड, पोटेशियम इज करेक्ट एंड टेट्रा पोटेशियम अगर आप लिख पा रहे हो तो गलत है। जैसे आपके पास CuNH3 होल 4 Cl2 है, CuNH3 होल 4 Cl2 है, तो यहां पे आप क्लोराइड लिखोगे, डाई क्लोराइड नहीं लिखोगे। क्लोराइड इज अलाउड अकॉर्डिंग टू IUPAC, डाई क्लोराइड इज नॉट अलाउड। तो रूल नंबर 1 क्लियर होना चाहिए, आयोनाइजेशन स्फीयर कहीं भी हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, केवल नेम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स पार्ट आया, मेन उसका नाम तो कॉम्प्लेक्स का ही लिखना है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है, इन या फिर टू राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। अगर आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखना है तो अगेन, अगर आप कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम एनसीईआरटी के थ्रू फॉलो करते हैं तो 5 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतना है नहीं अपने पास। आपको सिंपल एक छोटा सा रूल मैं बना के देता हूं, उसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो LCO रूल, फॉलो LCO रूल। LCO रूल क्या है, आइए पता करते हैं। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स किसी का नाम लिखना हो तो सबसे पहले बेटा लिगेंड का नाम लिखेंगे। L का मतलब लिगेंड, C का मतलब वहां पे बेटा सेंट्रल मेटल एटम। पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, और वहां पे जो O है वो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखना होता है रोमन लेटर्स में लिखना होता है। रोमन लेटर्स पता है? हाँ, तो रोमन लेटर्स में आपको लिखना है। रोमन, बस रोमन में लिखना है, रोमन नंबर और रोमन लेटर में मत पढ़िए। तो सबसे पहले बेटा आपके पास नेम ऑफ लिगेंड सबसे पहले लिखना है कॉम्प्लेक्स में, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन आपको लिखना है। ये रूल को आप फॉलो करोगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। टू राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉलो LCO रूल। LCO रूल समझ में आया? पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन में, वो भी रोमन में। नेक्स्ट, रूल 2 के बाद नेक्स्ट विल बी योर रूल 3। रूल 3, मान लो जब आप लिगेंड का नाम लिख रहे हो तो लिगेंड एक से ज्यादा हो सकता है, हमने देखा है 4 लिगेंड, 6 लिगेंड, 2 लिगेंड हमने लिखा हुआ है। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा इफ मोर देन 1 लिगेंड इज प्रेजेंट। अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड है, इफ मोर देन 1 लिगेंड इज प्रेजेंट, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप, जब 2 लिगेंड है तो उसके लिए डाई, 3 लिगेंड है उसके लिए ट्राई, 4 लिगेंड है उसके लिए टेट्रा, 5 लिगेंड है उसके लिए पेंटा, एंड सो ऑन। 6 लिगेंड है उसके लिए हेक्सा, 7 लिगेंड है उसके लिए हेप्टा, 8 लिगेंड से ज्यादा आता नहीं है। तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो आपको ये लगा देना है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिगेंड के लिए। रूल नंबर 3, इसी का ये 1 पार्ट है, इसी का सेकेंड पार्ट, रूल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। मान लीजिए लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई आ रहा है। मान लीजिए लिगेंड के नाम में पहले से, जैसे मान लो आपको इथाइलिन डायामाइन बताया था, उसमें डाई ट्राई पहले से है। EDTA में भी इथाइलिन डायामाइन आ रहा है ना? तो ऐसे लिगेंड जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई है, पहले से ही डाई ट्राई है, तो उसके लिए आप डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते। ठीक है? इफ लिगेंड नेम
ऑलरेडी कंटेन्स, अगर लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई है पहले से, ऑलरेडी कंटेन्स डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा, अगर लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आ रहा है तो फिर आप 2 के लिए यूज करोगे बिस, 3 के लिए आपके पास ट्रेस। अब कौन कौन से नाम है जिसमें डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको देख लेना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास ईएन में देखो यहां पे डाई ट्राई आ रहा है, इथाइलिन डायमाइन आ रहा है, इसमें ऑलरेडी डाई आ रहा है। जैसे आपको मैंने लिखवाया था डीएमजी, डीएमजी में भी ऑलरेडी डाई आ रहा है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटोन, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटोन एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे लिगेंड्स हैं जहां पे लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई है, तो वहां पे डाई ट्राई यूज ना करके बिस ट्रेस यूज कर लेना है, सिंपल। रूल 3 हो गया। तो देखो सबसे पहले हमने केटाइन और एनाइन को लिखना है, फिर आयोनाइजेशन स्फीयर में केवल नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर आओ, कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लिगेंड लिखना है, तो लिगेंड अगर एक से ज्यादा हो तो ये लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हो गया। रूल 4, पहले इसको नोट्स बना लो, फिर जब आप इसको क्वेश्चन करोगे तो आपके पास आ जाएगा। सब बदतमीजी ना करो। रूल 4 लिखो। रूल 4 में आपके पास इफ सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इनसाइड, अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स एनायन में, अगर सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स एनायन में, तो क्या लिखना है? देन, तो फिर जब नाम लिखते हो नेम ऑफ CMA एंड्स विथ 8, तब नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बेटा 8 से एंड करता है। एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो एग्जाम्पल लिख लीजिए Fe के बारे में, फेरेट लिखना होगा। अगर Fe आपके सामने है तो फेरेट, Ag है अर्जेंटेट, निकल है तो निकलेट, प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट, अगर पैलेडियम है तो पैलेडेट, अगर टिन है स्टाइनेट, अगर सेंट्रल मेटल एटम बोरोन है और वो भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में तो 8 सफिक्स लगाना है, 8। एल्यूमिनियम है एल्यूमिनेट, मैंगनीज है मैंगनेट, जिंक है तो जिंकेट, मरकरी है मर्क्यूरेट, और लेड है तो प्लम्बेट। पहले केटाइन एनाइन का रूल 1 है, जनरल रूल है, पहले केटाइन फिर एनाइन। फिर आपको आयोनाइजेशन स्फीयर में केवल नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर आओ, LCO लगाना है। LCO में लिगेंड के नाम के लिए बस 2 रूल है, एक से ज्यादा है लिगेंड तो डाई ट्राई टेट्रा यूज कर लेना,
अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई है तो बेस ट्रेस यूज कर लेना। फिर सेंट्रल मेटल एटम का रूल है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज इन कॉम्प्लेक्स एनायन, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट कहां है? कॉम्प्लेक्स एनायन में, तो 8 सफिक्स यूज करना है। ऑरेट होता है सोना का, बहुत बढ़िया। ऑरेट सब लिख लो, खुद से दिमाग लगाओ जरा। क्यूपरेट, सब में 8 लगा दो भाई, अब हर का लिखना थोड़ी है। अब इसका सेकेंड पार्ट, अगर सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इनसाइड कॉम्प्लेक्स केटायन, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स केटायन में प्रेजेंट है तो फिर कुछ भी नहीं, तो फिर नॉर्मल नेम इज रिटन, तो फिर नॉर्मल नेम ही लिखते हैं। जैसे मान लो अगर कॉम्प्लेक्स केटायन है तो फिर आपके पास अगर आयरन है तो आयरन लिखोगे, जैसे मान लो एजी है तो सिल्वर लिखोगे, जैसे एनआई है तो निकल लिखोगे। इसमें 8 वेट नहीं लगता है। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो 8 आएगा, अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन नहीं है तो नॉर्मल नाम आएगा। पीटी है तो प्लैटिनम आएगा, है ना। पीडी है तो पैलेडियम आएगा। एसएन है तो बेटा टिन आ जाएगा। बी है तो बोरोन आ जाएगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो नाम है पीरियोडिक टेबल में बस वो लिखना है। एल अगर लिखा हुआ है तो उसके लिए नाम लिखना है एल्यूमिनियम। एमएन है तो मैंगनीज लिखना है। एचजी अगर आपके पास है तो मरकरी लिखना है। जिंक है तो जिंक लिख देना है। पीबी है तो आपके पास लेड लिखना है। सीयू है तो कॉपर लिखना है। तो अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो 8 लगाना है, कॉम्प्लेक्स केटाइन है तो सेंट्रल मेटल एटम नॉर्मली लिख देना है। ये रूल नंबर 4 है। 5 रूल बोला था, 5वां रूल बहुत ही सिंपल है कि केटाइन और एनाइन में स्पेस छोड़ देना है। ये 5वां रूल है। रूल 5, स्पेस इज गिवन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। स्पेस दिया जाता है बिटवीन द नेम ऑफ केटाइन एंड एनाइन। यही 5 रूल है, इसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे आईयूपीएससी के। आज नहीं करेंगे, अब कल करेंगे, ठीक है।